हो चुका है आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर लौट आएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने सोशल साइंस यानी फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के लिए सेट नंबर 4 लेके आया हूँ विथ फुल ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है देख ले सकते हैं और मैं बताने जा रहा हूँ पूरे विस्तार पूर्वक इसे। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा फ्रेंड्स, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता, देखिए ध्यान से, देखिए कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो फ्रेंड, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। क्लियर हो गया होगा ना। यानी फ्रेंड, जिस ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर सरकार का सत्ता का कोई अंकुश नहीं होता उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। बिल्कुल सही समझे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता चुका, आप देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बोला राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद सब क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देख ले, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनता अगर अपने आप को एक समान संस्कृति, इतिहास या धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए महसूस करती है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, और इसका मैं बता चुका। चलिए नेक्स्ट, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला ना, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर याद कर लिए, मताधिकार। अगर आपको मत का अधिकार है ना तो उसे बोलते हैं मताधिकार होता है। ठीक है। और आर्टिकल नंबर यानी संविधान के आर्टिकल नंबर 326 के तहत हम लोग वोट देते हैं। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल के किले का जो पतन हुआ था फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति के समय हुआ। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1789। तो बास्तिल किले का पतन कब हुआ? 1789 में हुआ। इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया गया था वो मैटरनिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? मैटरनिक के द्वारा किया गया था। कब किया? 1815 में। इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, लिब्रे क्या है? तो फ्रांस, देखिए मुद्रा होता है, देखिए लिब्रे जो होता है ना वो फ्रांसीसी मुद्रा होता है। यानी कि जिस फ्रांस एक कंट्री है ना तो फ्रांस की मुद्रा को बोलते हैं लिब्रा। क्लियर हुआ। अब फ्रांस के संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। इसे भी याद कर लीजिएगा। फ्रांस के संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली बोलते हैं, और रूस के संसद को बोलते हैं ड्यूमा, और भारत के संसद को संसद ही बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आता किसके किसके बीच हुआ था, नाम भी अस्पष्ट है, तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। इसे याद रख सकते हैं। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन समझौता। क्लियर ना। यानी उस समय के जो वायसराय थे गांधी जी थे, सॉरी वायसराय जो थे इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि गांधी इरविन समझौता कौन सा गोलमेज सम्मेलन के समय होता है, क्वेश्चन घुमा कर पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होगा गोलमेज सम्मेलन कुल कितना हुआ? बिल्कुल सही, 3 हुआ। तो एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। अब देखिए ये कब हुआ था? 1931 में। तो कौन सा हो गया? सेकेंड में। क्लियर ना। नेक्स्ट, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता जो ना रेडियो के माध्यम से सिंगापुर में कहा था भारत के, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर, 1942 के समय कहे थे रेडियो से सिंगापुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी की उपाधि दिया था। ठीक है। और उसके बदले महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो रचना है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को बोलते हैं गीतांजलि। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्या बोला? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन आता कब किया था? तो 1925 में किया था। क्लियर है, 1925 में किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान जो ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। क्लियर ना। लेकिन लागू कब हुआ? अगर लागू बोलता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे, लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को। अब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है ना। अब पहला बैठक हुआ था, आप लोग को पता होगा, बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके गांव में सॉरी आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में या आपके घर में एक गाय दूध देने वाली है तो उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे जैव, क्या बोलेंगे? जैव संसाधन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसके अंदर जीवन है। तो वे संसाधन जिसके अंदर जीवन होता है उसे बोलते हैं जैव संसाधन। क्लियर हुआ ना? तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोलेंगे आप लोग अपना ये वीडियो चैनल हमारा देख रहे होंगे मोबाइल से, तो मोबाइल एक कैसा संसाधन? तो अजैव संसाधन हो गया। क्या हो गया? अजैव। अब बोलेंगे राष्ट्रीय, रेल से आप लोग एग्जाम देने जाएंगे या फिर कहीं भी आप लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं रेल से, तो वो क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। सामुदायिक, जैसे आप लोग विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। चापाकल का यूज कर रहे हैं, एक समुदाय में भी होता है, तालाब में भी होता है, तो ये सब हो गया सामुदायिक संसाधन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूमि पर खेती की जाती जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इजी क्वेश्चन है। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट, बांगर और खांदर किस प्रकार की मिट्टी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बांगर और खांदर जो है ना जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी किससे कहते हैं? जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं बांगर, एक होते हैं खादर। तो बांगर एक होते हैं बांगर, एक होते हैं खादर। अभी देखिए एक चीज बताता हूँ, एक चीज़ और देखिए, बांगर जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड, यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी, और खादर को नया जलोढ़ मिट्टी। इसका ट्रिक्स याद रखें ना, हम लोग नया नया चीज़ ही खाना चाहते हैं। तो हो गया, नया को बोलेंगे खादर जलोढ़ मिट्टी और पुराना को बोलेंगे बांगर जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा राज्य में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो देखिए, वन विभाग के अनुसार कुल वन का 1/3 जो हिस्सा होता है, 1/3 बोला ना, तो 1/3 का हिस्सा जो होता है वह रक्षित वन का होता है। किसका होता है? रक्षित वन का होता है। 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट, भारत में 5% लोग भारत में 5% लोग धनी लोग भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरनली क्वेश्चन लिया जा रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इसका तो पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका होगा इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंचाई ने नई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो देखिए, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सिंचाई ने नई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया? तो फसल के प्रतिरूप को। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसी होती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जो जल दुर्लभता होती है ना, वह औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। देखिए क्या बोला, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? तो सूर्य ग्रहण कहाँ से होगा? नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आ गया काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश का विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में कौन सा हो गया? यानी फ्रेंड्स, किसी भी देश के विकास को मापने का स्तर जो होता है ना, यूएनडीपी मापता है। अगर क्वेश्चन आता है, देखिए एचडीआई आप लोग पढ़ोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को मापता है यूएनडीपी, और उसका 3 स्तर होता है। पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है हेल्थ, और तीसरा होता है एजुकेशन। ये तीनों को देखकर वो मापता है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऐसे याद है कि कौन जारी करता है? यूएनडीपी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो, देखिए, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 प्रति डॉलर वर्ष है या उससे अधिक, उसे समृद्ध देश कहा गया है। वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 995 डॉलर प्रति वर्ष है या उससे कम है, उसे निम्न आय वाले देश कहा गया। यानी इस दोनों सही है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारत का भी जो प्रति व्यक्ति आय है 1947 डॉलर है। 1947 डॉलर है। अब आप लोग पता कर सकते हैं किसके अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत, यानी समृद्ध देश के अंतर्गत आएगा। क्लियर ना? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सभी की आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया था, इसलिए बोलेंगे इसको औसत आय। नेक्स्ट, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो देखिए धारणेता एक ऐसी है ना जो भावी पीढ़ी को देखते हुए किया जाता है, यानी कि बिना पर्यावरण को प्रदूषित किया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, गा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह का गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में जो ना परिवहन, संचार और बैंकिंग शामिल है। परिवहन, संचार और बैंकिंग शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, गा होगा। सेवा यानी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सेवा जैसे देखो परिवहन भी हम लोगों को सेवा प्रदान करता है, संचार भी, बैंकिंग भी, तो ये हो गया। बाकी देखिए कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मछली, ये तो आपका प्राथमिक हो गया। चीनी गुड़ वगैरह तो आपका सेकेंडरी हो गया, है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? जीडीपी, तो आगे जीडीपी का आगे इंग्लिश में मैं लिख देता थे, जिस होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटी रोजगार के दिनों की संख्या है। तो नरेगा के अनुसार जो रोजगार की जो दिया जाता है ना गारंटी ना, वह 100 दिन होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 100 दिन होता है, 100 दिन होता है, 100 दिन होता है। इसका नाम मनरेगा कब किया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मनरेगा कब किया गया कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सवेतन छुट्टी का जो प्रोग्राम होता है ना, वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आएगा, यानी कि संगठित, ठीक है, संगठित क्षेत्रक। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कार्य कर रहे होते हैं, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। एग्जाम्पल है बहुत सारा है, आप लोग समझ सकते होंगे। नेक्स्ट, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ये तो लगता है साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो संबंध जो स्थापित कर उसको बोलते हैं तृतीयक। क्या वो कहते हैं फ्रेंड्स? तृतीयक। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच तृतीयक संबंध स्थापित करते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण से होता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? तो वैसे तो इसमें होगा यूएसए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए, अमेरिका। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया था? तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत भारत में कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण में हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल होते हैं, यानी तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को हमेशा याद रखिए मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं। नेक्स्ट, बोलीविया की सरकार ने कोचबंदा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बोलीविया का ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। किसको दे दिया था? बहुराष्ट्रीय कंपनी को। निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो मैं राष्ट्रीय, देखिए असत्य बोल रहा ना, पहला देखिए, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता को समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती वो करते हैं, है ना। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होता, आंदोलन होता है फ्रेंड्स, आंदोलन राजनीतिक दल का रूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुई थी? तो गठबंधन की शुरुआत जो हुआ था भारत के केंद्र में 1990 से स्टार्ट हुआ था, 1990 से स्टार्ट हुआ था, इसे याद रखेंगे आप लोग। अभी भारत में गठबंधन की सरकार ही है, एनडीए के। नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए अवशिष्ट क्षेत्र जो होता है ना, वो हमेशा केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। बाकी बचे। एंड लास्ट, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन होता है? तो भारतीय संघवाद का जो तीसरा स्तर होता है उसे बोलते हैं स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्थानीय सरकार। तो ये रहा था हमारा सेट नंबर 4। तो चलिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में रिवीजन करवा रहा हूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच।